स्वागत है भाई, स्वागत है भाई, स्वागत है भाई, स्वागत है भाई, स्वागत है बनाने के बाद हट जाइए आप लोग, मौका दीजिए। बनाने के बाद हट जाइए, आराम से आराम से बनाने के बाद हटते जाइए। आने दीजिए भाई, भाजी इधर बोलाएंगे। आराम से घबरा मत लो। और भैया आइए इधर, बहुत जो आज आपने मेरा स्वागत और सम्मान किया, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपको सब कम पड़ जाएंगे आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं सबसे पहले मेरे पिताजी को याद करते हुए ये मुझे मौका मिला जो 10 साल से कहता था पूरा करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट दिया और आपने आशीर्वाद दिया। और ये पहला मौका नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे, यह है कि बहुत बड़ा मुद्दा था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था। मुझे याद है जब 4 तारीख को हमारी पार्लियामेंट का आखिरी दिन था तो 3 तारीख को मुझे फोन आया कि कल फ्रेंच एम्बेसी में अध्यक्ष जी, फ्रेंच एम्बेसी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ डेलीगेशन फ्रांस के एम्बेसडर के साथ बैठक है, वो नहीं आ पा रहे हैं, तो इसलिए आप इसका नेतृत्व करिए। मैंने पूछा कौन कौन उसमें है, बोले अयोध्या के सांसद जी हैं देव साहब, परिवार सक्षम जी हैं, शिखरा हसन है और दलित महिला से प्रिया सरोज है। मुझे कुछ अटपटा लगा कि लोगों को बुरा न लगे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था, मैं वहां भी गया। फिर 4 दिन बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में था, वहां भी आपकी बात कहा। लेकिन इस मौके पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे चुना, ये मेरा सौभाग्य है। और जो सम्मान मुझे मिला वो मैं अपने घोषी के मालिकों के चरणों में समर्पित करता हूँ। पंडित जी कह रहे थे कि मानसून सत्र में एक सवाल उठाइएगा, मानसून सत्र में तो इनको तार तार करूंगा। राष्ट्र की बात थी, वहां भी जब मैं लौट के आया, बाकी सारी बातें क्या हुआ रोज का रोज मैं आपको अपडेट करता ही था। जैसा आज आगारे छात्र प्रोसेस से अपने मास्टर को रिपोर्ट करता है, मैं आपको रिपोर्ट करता था, आप लोग देखते हो। तो मुझे नहीं पता था कि प्रधानमंत्री से बात करने का सुबह सुबह फोन आया मेरा। भुवनेश्वर में पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक थी, वहाँ जाना था, तो सुबह सुबह किरण रिजिजू साहब का फ़ोन आया। उसके पहले विदेश मंत्री का फ़ोन था। सारे लोग चापलूसी कर रहे थे। मैंने कहा कुछ कड़वी बातें हैं, मैं आपको लिख कर दूंगा, क्योंकि सवाल देश का। और नेताजी ने हमें हमेशा सिखाया है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी जाते समय मुझे यही बोला था, और हमारे रोम रोम में हम तो उस धरती से आते हैं, वो क्रांतिकारी धरती से आते हैं जिसका इतिहास ही देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ना और शहादत देना रहा है। हमें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। जब मैं भुवनेश्वर पहुंचा तो मुझे फोन आया पीएमओ से और संसदीय कार्य मंत्री से कि कल 7:30 बजे प्रधानमंत्री जी ने सारे डेलीगेशन वालों को चाय पहुंचाया। अगले दिन मैं दोपहर में आया। कुछ बातें पब्लिकली कह भी नहीं सकते, और जो दिल में पीड़ा है उसको कहे बिना रह भी नहीं सकते। तो मैंने एक रिपोर्ट तैयार किया था कि कहाँ कहाँ किस देश में क्या क्या कमियां हैं। वहाँ प्रधानमंत्री जी आए, जहाँ मैं खड़ा था, मुझे नहीं पता था प्रधानमंत्री जी को वहीं खड़ा होना था फोटो खिंचवाने के लिए। मैं उनके पीछे चला गया, फोटो हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री जी बेचारा अपने लोगों से मिलने लगे, क्योंकि मेरा कभी उनसे सदन के अलावा कभी न मेरी ऐसी लालसा हुई, न कोई उत्सुकता हुई, न कोई मजबूरी हुई, न उनका इनकम टैक्स ईडी मेरे ऊपर काम आया, न कभी काम आएगा। न कभी झुका था, न कभी टूटा था, न कभी बिका था। तो वहाँ भी जाकर की मजदूरी करने की जरूरत नहीं थी। मैंने फोटो खिंचवा के खड़ा हो गया।
अचानक आए हुए राजीव, बहुत अच्छा आपने बोला, क्योंकि नाम लेकर मुझे भी नहीं पता था कि मेरा नाम भी उनको पता है, लेकिन अभी आप लोग बोल रहे थे तो इतना तो याद होगा कि मेरे से ज़्यादा वक्त से पहुँच जीता था पहुँच से तो इसका भी श्रेय आप लोगों को जाता है। मुझे याद है जो हम बातें हर बार करते हैं, उस तपती दोपहर में 44, 43, 45 में, चाहे हमारे मोहम्मदाबाद के विधानसभा अध्यक्ष रहे हो, घोसी के रहे हो, मधुबन के साथी रहे हो, सदर के साथी रहे हो, जिस तरह से उस चुनाव को अपना चुनाव मानकर घर घर दरवाजे दरवाजे आप अखिलेश यादव और राजीव राय बंद कर गए, उसका भी एहसान मेरे रूप पर है और आजीवन निभाऊंगा। मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि अच्छा हूँ, मैं तो बोल चुका हूँ वहाँ, उनसे तारीफ पाऊँ। मैंने कहा तुरंत, तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, जो ही उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा बोला, मैं देखा आपका वीडियो। मैंने बोला सर मैंने तो वही किया हूँ जो मैंने नेताजी ने सिखाया था और जाने से पहले मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया था, मेरा नेता आगे रहा। फिर मैंने बोला प्रधानमंत्री जो सारी लोग बातें बोल रहे हैं सही, सारी बातें नहीं है, लेकिन मैं समाजवादी हूँ, मैंने एक दुस्साहस किया है कि कुछ बातें जो पब्लिकली मैं नहीं बोल सकता, जिसको पाकिस्तान की मीडिया लेकर चलाने लगेगी, मैं उसको नोट करके ले आया हूँ और अपने कुछ सुझाव भी है। तो अगर आपको अनुमति है तो मैं आपको देना चाहूँगा। तुरंत उन्होंने लिया, इसके लिए धन्यवाद दूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं बहुत अच्छा किया, मैच्योरिटी दिखाया, यही सबको करना चाहिए। तो उसके बाद जो पब्लिकली कर सकते हैं, कुछ लोग कैसे चिपक गए थे, खासतौर से कांग्रेसी साथी, जैसे लग रहा था कि वापस से राजीव गांधी आ गए, अपनी बात कहा। मैं आपसे हमेशा लोकसभा के चुनाव में चाहे पहले कहा करता था कि हमारी आवाज खो गई। हम बात पंडित अलगू राय शास्त्री जी से शुरू करते हैं और कल्पना जी के आकर खत्म कर देते हैं, उसके बाद हमारी कहानी खत्म। अलंकार के साथ मैं जब यहाँ मऊ की सड़कों पर गलियों में हम सांसद बनने के बाद घूम रहे थे चाय की दुकान पर, तो लोग बोल रहे हैं 70 साल उम्र हो गई, हमने अपने सांसद को कभी इस तरह सड़कों पर देखा ही नहीं था। तो मुझे अपने मालिकों को रिपोर्ट करते हुए इस बात की जरूर संतुष्टि है कि जो मैंने कहा था, वादा किया था, उससे कहीं ज्यादा करके दिखाया। आपकी आवाज यहाँ विदेशों में भी जब डेलीगेशन बैठता है, एक बात मैं कभी नहीं भूला डियर साहब, जब सारे लोग बोलते थे तो मैं शुरुआत यहीं से करता था कि मैं समाजवादी पार्टी का सांसद हूं, जिसका सदन में विपक्ष में दूसरी सबसे बड़ी और पूरे सदन की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और जिसके फाउंडर हिंदुस्तान का रक्षा मंत्री रह चुके हैं। हम अपनी पहचान नहीं खो सकते। मैंने उनको कई बार याद दिलाया, पाकिस्तान की जितनी बातें कहनी थी 47 से लेकर, और आज फिर मैं कह रहा हूँ, अल्पसंख्यक भाइयों को भी कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि यह बात आप आगे बढ़ाएं कि इस्लाम के नाम पर पैदा हुआ पाकिस्तान दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। 2007 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था, 2008 में एक आर्टिकल लिखा था, पाकिस्तान बन रहा है भस्मासुर। कश्मीर का बंटवारा हो, देश का बंटवारा हुआ, जब यहाँ से लोग वहाँ जा रहे थे, वहाँ से लोग यहाँ आ रहे थे, तो सबसे पहले उनको कश्मीर में, चाहे पाकिस्तान में, नए नए पाकिस्तान में जो यहाँ से लोग जा रहे हैं, उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो उन्होंने कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया, चाहे इधर के लोग मारे गए, चाहे उधर के लोग मारे गए, मरने वाले मुसलमान थे, तमाम छिटपुट करते रहे। ऑपरेशन जिब्राल्टर से लेकर तो जाने क्या किया। 62 में उनको लगा कि हिंदुस्तान हार गया, 65 में उन्होंने कर दिया, उसमें भी लोग मरे। दुनिया के कोई देश, आई मैंने विदेशों में कहा, दुनिया की कोई सेना अपने लोगों के ऊपर और जुल्मों से कम नहीं करी होगी जो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान बंगाली मुसलमानों के ऊपर पाकिस्तान की सेना ने किया था। 30 लाख लोगों पर कत्ल कर दिया, कोई इतिहास में नहीं मिलेगा। वो भी मरने वाले मुसलमान थे। फिर अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान के साथ खड़ा हुआ, अफगानियों को मारा, मरने वाले मुसलमान। अफगान के साथ फिर खड़ा होकर तालिबानियों को मारा, फिर मरने वाले मुसलमान। अभी अमेरिका के साथ एक बिरयानी खाकर ईरान में मरवा रहे हैं। वो देश की बात कर रहा था।
लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसके गुनाहगार इस सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। अगर ये चाहते हैं कि विपक्ष के सांसदों को, मैंने तो एक चैनल पर कहा था, आप लोगों ने सुना होगा, कि अगर ये सोचते हैं कि जब क्राइसिस आएगा तो 4-5 सांसदों को 4-5 घंटे के लिए देश में भेज कर उसका समाधान कर लेंगे, तो इससे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। लगातार प्रक्रिया है। अभी इनके गुरु बोलते ट्रंप बार बार क्यों बोल रहा है कि मैंने सीज फायर करवाया। हमने कहा मेरे लंगोटिया यार से लेकर अब की बार ट्रंप सरकार वाले जवाब दे इसका। आज अभी हम यहाँ बैठे थे तो अमेरिका ने एडवाइजरी जारी किया अपने देश की महिलाओं को कि हिंदुस्तान में मत जाना, अकेले मत घूमना, वहाँ बलात्कार हो जाएगा। ये विश्व गुरु का डंका बज रहा है। नहीं, मैं कहता था कि गांव में 3 पहलवान रहते थे अशोक भाई, और तीनों पहलवान में हमेशा कंपटीशन होता था कि सबसे बड़ा पहलवान कौन है ना। एक आया दिल्ली से सिकिया पहलवान, लगा कहने कि सबको हरा कर आया हूँ, सबसे बड़ा पहलवान मैं हूँ, दुनिया मुझे सबसे बड़ा पहलवान मानती है। तो जो तीनों पहलवान में आपस में झगड़ा होता था, बोले ये कहाँ से आ गई, तो तीनों मिलकर पहले उसी को कूट दिए। विश्व गुरु जाके अमेरिका में अपने को विश्व गुरु बोलोगे, यूक्रेन में बोलोगे, रसिया में बोलोगे, तो इतने दशकों से वो क्या कर रहे थे। तो वही ट्रंप सरकार अब इनको ठीक कर रहा है, वही ठीक कर रहा है। अभी सवाल देश का है। मैंने कल भी कहा था, मुझे वो दृश्य याद है, आप लोगों को भी याद होगा। नेताजी रक्षा मंत्री थे, धोती कुर्ता में सियाचिन ग्लेशियर चले गए, और जब वहाँ दौरा कर रहे थे तो गोलियों की बारूदों की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने अपने सेना के अधिकारियों से पूछा, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उन्होंने बोला सर रूस पार से आ रही है, पर पाकिस्तान से बोला हाँ। तो आप लोग क्या कर रहे हो। बोले हमारे रक्षा मंत्री यहाँ है, इसलिए हम नहीं कुछ गोलाबारी कर रहे हैं कि वो लोकेट कर लेंगे। बोले मैं यहाँ खड़ा हूँ, तोड़ जवाब, गोलाबारी यहाँ से करो, मैं खड़ा हूँ, करो। और 4 दिन में पाकिस्तान की हालत मस्त हो गई। ये हमको सर्टिफिकेट देंगे, हमारे आपके जितने लोग हैं सबके घरों में कोई ना कोई स्वतंत्रता सेनानी रहा होगा, आज़ादी की लड़ाई में जेल गया होगा, जिनके घर में 4 नाम नहीं है, वो हमको आपको सर्टिफिकेट देते हैं और समाजवादी पार्टी पर उंगली उठाते हैं। अरे जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो सबसे पहले अगर विपक्ष के किसी नेता ने बयान दिया था तो नेताजी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बयान दिया था कि हम सेना के साथ हैं। सेना और देश के साथ हमेशा खड़ा बनना है, लेकिन सेना और सरकार एक नहीं है। सेना निर्णय नहीं लेती, सरकार निर्णय लेती है। सरकार में बैठे हमारे अनुशासित बहादुर सेना है, जो सरकार करती है सेना करती है। गृह मंत्री जी के भाषण आप लोग सुन रहे होंगे, तत्काल कांग्रेस पर आरोप लगाते लगाते कि 3 दिन और अगर सीज फायर नहीं होता तो पीओके हमारा होता। 3 ही दिन में पसीना छोड़ दी। हमको आपको जानकारी अमेरिका के ट्रंप से हुई ना, हमको आपकी जानकारी हमारे देश की सरकार ने नहीं दिया। अब वहाँ सफाई दे रहे थे, वकील थे, तो वकालत करेंगे, और सवाल देश का स्वाभिमान का था, देश का मान सम्मान का था। मैंने उनसे कहा हर जगह का नहीं बहुत अच्छा है, सीज फायर हो गया, आप पाकिस्तान से बात करिए। हमने कहा अच्छी सलाह दे रहे हैं, पाकिस्तान से बात करिए, लेकिन पाकिस्तान में किससे बात करें। आप हिंदुस्तान में बात करेंगे तो चाहे किसी भी पार्टी की हो, एक सरकार है, कैबिनेट है, प्रधानमंत्री हैं, और बात कर सकते हैं। हम एक ही साथ, हम तो आज़ाद हुए, पाकिस्तान पैदा हुआ, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बने, दुनिया का सबसे आतंकी देश बने। वहाँ कोई भी सरकार अगर सिविलियन बनने की कोशिश करती है तो जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह जेल में डालकर फांसी पर लटका दो, जो प्रधानमंत्री हैं इनके बड़े भाई की तरह जेल में डालकर देश से बाहर फेंक दो, और यकीन नहीं तो फिर तीसरा प्रधानमंत्री इमरान खान कहाँ है उनके बारे में पता करो। दुनिया में पाकिस्तान की सेना ऐसी है जो दूध बेचती है, चिप्स बेचती है, सीमेंट बेचती है, छड़ बेचती है, रियल एस्टेट का काम करती है। एक सच्चाई है, इसके लिए हम देश के साथ खड़े रहे। देखिए सरकार का ये बयान, पहलगांव में घटना ऐसे हो गई जो 4 दिन बाद वहाँ टूर ऑपरेटरों को शुरू करना था, 4 दिन पहले शुरू कर दिए, हमारे सुरक्षा एजेंसियों को पता ही नहीं। 4000 लोग जब वहाँ टूर शुरू हुआ, वहाँ दुकानें लगी, घोड़े आए, गाड़ियाँ आने जाने लगी, 4000 लोग जा रहे थे और आपकी सुरक्षा एजेंसी को पता ही नहीं। 45 मिनट तो गोलियों से मारते रहे, आपको पता ही नहीं।
आपका एक सांसद अपना मैरिज एनिवर्सरी बनाने चलता है तो कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन को पता होता है, पूरी फौज उसकी रखवाली करती है। देश आपके बाप का है, देश आपके रमो क्रम पर चलेगा, इसके भी जवाब नहीं। बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, 2-3 बातें कर बात एक वचन दूंगा सबसे पहले। स्वामी साहब बोल रहे थे हमारी पीड़ा अपनी जगह पर जायज हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो आपके साथ हो रहा है ऐसा होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अध्यक्ष जी बैठे हैं, जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, पार्टी का संगठन संज्ञान लेगा और आप आमंत्रित होंगे। लेकिन घर में ब्याह हो, दुख सुख होता है तो हम निमंत्रण थोड़े इंतजार करते हैं। एक ही चेहरा, एक ही निशान, दोनों बातें होनी चाहिए। निमंत्रण भी देना चाहिए सम्मान के साथ, ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जहाँ हमें पता चल जाए, मैं 14 में चुनाव हार गया, हम लोग की सरकार थी, आप लोगों को पता है सरकार में जिले की सेवा कैसी करते हैं, बिना किसी पद पर रहते हुए किया। लोग हमारे पास आते थे, बोलते भैया उसकी मदद कर रहे हैं, उसने वोट नहीं दिया। मैं माफी चाहूँगा, लेकिन हमेशा कहता था कि अगर मैं यही गिनता रहूँगा कि उसने वोट नहीं दिया था तो 1,65,000 भी कम ही होता जाएगा। कम से कम उसका आत्मा तो धिक्कार है कि हमने वोट नहीं दिया था, तभी समाजवादी खड़ा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हालत देखो, मारे मारे फिरते हैं, कोई कुछ हुआ ही नहीं है और हमने सबका किया। तो इस बार भी जिसने दिया, जिसने नहीं दिया, मैं सबका हूं और सब मेरे। एक सफाई दे दूं, अगर मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारे ऑफिस में रजिस्टर किए, ये अब तक का 100% अटेंडेंस वाला, एक भी दिन सदन में एब्सेंट नहीं रहा। पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा सवाल करने वाला और पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा बोलने वाले सांसद में आपके बेटे और भाई का नाम राजीव राय लिखा हुआ है। तो क्षेत्र में भी अगर पिछले दौर को छोड़ दिया जाए, क्योंकि जिम्मेदारियां इतनी मिल गई थी और बहुत सारी मैं बताना भी चाहूँगा कि उन जिम्मेदारियों का भी निर्माण, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं ना नामित करते हैं तो बड़ी उम्मीदों के साथ करते हैं। सबसे ज्यादा क्षेत्र में भी आसपास मुझे बलिया के लोग आसपास लोग कहते थे भैया का मऊ में लगा भाग भाग हो जाते नहीं, हमने के कहा था बलिया के सांसद मिसिंग, समाना के सांसद मिसिंग। अब ऐसा हुआ अध्यक्ष जी, आपकी जानकारी के लिए आपको रिपोर्ट करूँ तो मुझे 3 सबसे बड़ी बड़ी कमेटियों में भी नामित कर दिया। पहले मैं था खाली शिक्षा, महिला बाल कल्याण, खेल और युवा। तो हर कमेटी के महीने में 2 बार बैठक होती है, तो 2 दिन के 4 वो चला गया 6 दिन, 1 दिन आना जाना, 2 दिन आना जाना। फिर मुझे एक और कमेटी में नामित कर दिया गया। एक कंसल्टेटिव कमेटी होती है जिसका चेयरमैन विभाग का मंत्री होता है, तो मुझे वित्त मंत्रालय में भी, फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी नामित कर दिया गया। तब उसमें भी अटेंड करना पड़ता है। तीसरा एक और हुआ, सबऑर्डिनेट रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें हिंदुस्तान के पार्लियामेंट से जो कानून बनता है उस कानून के हिसाब से किसी भी विभाग के किसी भी प्रदेश में उसका पूरा लंबा चौड़ा, मतलब उसका कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। बाकी तो अपने विभाग में ही आप देख सकते हो, उसमें किसी भी विभाग में आपको जांच करनी होती है कि नियम सही बने हैं कि नहीं बने। कानून के हिसाब से कोई अधिकारी या कोई सरकार उस कानून के आड़ में अपने मन माफिक तो नहीं बना लिया है। 1 तारीख को भी बनारस में शिक्षा, खेल, युवा, महिला और बाल विकास, बाल कल्याण का वो है, तो वहाँ भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है। और उसके बीच ये पहले इंग्लैंड वाला आ गया, फिर ये 5 देशों की यात्रा आ गई, तो इसके लिए थोड़ा गैप जरूर हुआ। इसको मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन स्वीकार करते समय सफाई देना आवश्यक है, इसलिए मैं सफाई दिया। मैं वो भी वचन देता हूँ कि आपके बीच में सबसे ज्यादा रहने का रिकॉर्ड अब चर्चा होगी तो भी राजीव राय की होगी। राष्ट्र सर्वोपरि के भाव से गए थे, जो जिम्मेदारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से मिली थी, उस जिम्मेदारी का पक्के समाजवादी सिपाही की तरह जो नेताजी सिखाए थे उसी के कदमों पर चलते हुए हमने पूरा किया। आपसी राजनीति चाहे कैसी भी हो, विचारों का मतभेद कैसा भी हो, जब सवाल देश का हो, 140 करोड़ लोगों का हो, तो हम सब एक हैं, सब सेना के साथ हैं। उसी भाव के साथ मैंने पाकिस्तान के
पाकिस्तान घोषित आतंकवाद का पर्दाफाश करने का काम किया। तो उस समय पर आपने सुना। सर महेंद्र राजभर को उनके नेता है कि मार दिए थप्पड़ से, क्या कहेंगे इस बारे में? इस तरह की घटिया राजनीति, गाली गलौज करने की राजनीति, मारपीट करने की राजनीति, देखिए मऊ का एक बहुत अच्छा संस्कार है, शायद बहुत कम जगह में मिलेंगे। हम यहाँ कई पार्टियों के हैं, चाहे समाजवादी की सरकार रही हो, भाजपा की सरकार रही हो, किसी की भी सरकार रही हो, कम से कम व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे का सबने हमेशा सम्मान किया है। कुछ लोग आए हैं जिनकी भाषा या तो गाली गलौज से है या तो मारपीट से है। ऐसे वो लोगों का जवाब समाज ने ही दिया है, तो समाज ही वक्त आने पर फिर देगा। किसी को लेकर क्या कहेंगे? मऊ में उपचुनाव की जो तैयारियां हैं वो प्रशासन जोरों पे है। क्या लगता है आपको कि यहाँ पे अगर उपचुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी किसको उम्मीदवार बनाएगी और क्या स्थिति रहेगी समाजवादी पार्टी की? अभी मामला न्यायालय में है, उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है। उपचुनाव की घोषणा होते ही जो भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आएगा वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से आएगा और हम सब मिलकर उसको फिर ऐतिहासिक वोटों से जिताएंगे। जैसे मैं जीता था वैसे ही आने वाला जो भी प्रत्याशी हो जीतेगा। सरकारी एक तरफ देखा जा रहा है कि सरकारी जो शराब की दुकानें हैं वो लगातार खुलती जा रही हैं और दूसरी तरफ जो सरकारी विद्यालय हैं उन्हें बंद हैं, यानी कि मर्ज किए जा रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? सरकार की नीति रही है कि फ्री डाटा महंगा आटा करके बच्चों को उलझाया रहे और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान देते रहे। उनको इस बात से हमेशा डर बना रहता है कि बच्चे उत्तर प्रदेश के लड़के पढ़ने कर शिक्षित हो जाएंगे तो उनके कुकर्मों का पर्दाफाश करेंगे, उनके झूठ का पर्दाफाश करेंगे, उनसे सवाल करेंगे। इस डर से विद्यालयों को बंद करना और शराब की दुकानें खोलना ये अपने आप में इनके संस्कार को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के मतदाता इसे देख भी रहे हैं और जो मदिरालय और पैसे के बल पर सत्ता में रहना चाहते हैं उनको वापस भेज देगी सरकार। 27 में जो सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की रहेगी और जो भी उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय हुआ है केंद्र में बनेगी तो अग्निवीर वापस होगा, उत्तर प्रदेश में बनेगी तो शिक्षकों की बहाली भी होगी, स्कूलों की बहाली भी होगी। महेंद्र राजभर को जब थप्पड़ मारा गया वो मामला जब सामने आया तो उसमें आपका भी नाम आया कि ये सब अखिलेश यादव और राजीव राय हैं, ये पैसा देकर के ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया कि ये पैसा देकर के उस व्यक्ति से गंभीरता लेते हो जिसने अपने बाप तक को नहीं छोड़ा हो, जिसने जिस सरकार में बैठे उनके मुखिया तक को नहीं छोड़ा हो, कब किसको गाली दिए, कब क्या किया, आप सब आप ही लोगों के माध्यम से। तो ऐसे व्यक्ति को अभी भी आप उनके बातों को तरजीह दे रहे हैं। आपके पास है ना, आपके लाइब्रेरी में होगा ना कि कैसे आदरणीय मोदी जी को गाली दिया गया, अमित शाह को गाली दिया गया, योगी जी को गाली दिया गया, महेंद्र पांडे को गाली दिया गया, वहीं फिर हैं। ऐसे लोगों को तरजीह दिया करिए, आप लोग तो गुनाहगार है उनकी बातों को बढ़ाने के लिए। और अखिलेश यादव के मंचों से भी बोलते थे, अखिलेश यादव के मंचों से ओम प्रकाश बोलते समाजवादी थे। पार्टी के लोगों ने नहीं, हमारे मंच से कभी किसी को गाली गलौज की भाषा नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी बात, आप यही आपके शहर में भी आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें कभी स्वीकार किया है कि हम कभी किसी से गाली दिलवाएंगे नहीं। तो गाली का जवाब तो कुछ दिन पहले मुँह में गाली दिया गया था, उसका जवाब हमें भी देना आता है, लेकिन हम कुछ बातें जनता को छोड़ देते हैं। भविष्य में ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन होगा आप लोग पार्टी का? मुझे नहीं लगता है। विदेश से लौटने के बाद अपने कार्यकर्ता को क्या संदेश देना चाहते हैं जिसमें जोश भर जाए? के मालिकों ने जो ऐतिहासिक आशीर्वाद देकर मुझे दिल्ली के सदन में भेजा, मैं चुनावों में कहा करता था कि अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा तो जो 25 सालों से आपकी आवाज़ खो गई है वो सदन में गुजरेगी। मुझे खुशी इस बात की है कि न सिर्फ सदन में बल्कि इंग्लैंड से लेकर बाकी 5 देशों में जहाँ भी गया था हर जगह लगा के घोषी का सांसद आया है, आपकी आवाज़ सुनी जा रही है। मैंने अपने मतदाताओं, अपने मालिकों से कहा, अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि छोटी छोटी बातों को भूलकर 27 में ऐसी सरकार बना दो कि जहाँ भी जाओ, चाहे घोषी नहीं प्रदेश के किसी भी कोने में जाओ, अगर कह दो कि हम घोषी से आए हैं तो अधिकारी खड़ा होकर काम करें। जिस तरह से हमारे मऊ में अधिकारी उदंड हो गए हैं, कोई लगाम नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, ये हाल नहीं रहेगा मऊ में न पूरे प्रदेश में। आप लोग आतंकवाद के, पाकिस्तानी आतंकवाद के वैश्विक स्तर पर बातें किए, सब कुछ रखा, लेकिन उधर अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में लगातार बात कर रहा है। क्या लग रहा है कि आप लोग प्रभावी रूप से बात नहीं रख पा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर?
जब मैंने पहले भी सदन में कहा था कि इसका जवाब तो ओबामा मेरा लंगोटिया यार और अब की बार ट्रम्प सरकार वाले भी देंगे। पहले भी कहा था कि अगर चाहते हैं कि विषम परिस्थिति आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो विपक्ष के सांसदों को या सत्ता पक्ष के सांसदों को 4-5 देशों में 4-5 घंटे के लिए भेज देंगे और प्रभावी हो जाएगा। तो फिर विदेश मंत्रालय बंद कर दीजिए, विदेश विभाग बंद कर दीजिए, एम्बेसी बंद कर दीजिए। हम जिम्मेवारी लेते हैं, दे दीजिए हमें जिम्मेवारी। जनता जिस दिन हमें जिम्मेदारी देगी उस दिन हम देख करके दिखाएंगे किस तरह हिंदुस्तान का व्यवस्था है। क्या लगता है वैश्विक स्तर पर हिंदुस्तान की सरकार अपनी बात नहीं रख पा रही है? ये तो आप भी जानते हैं, सच तो आप भी जानते हैं। अगर आपकी आवाज़ कहीं नहीं आ रही है तो सच तो आपको भी पता है, देश को पता है, कहने की कोई बात थोड़ी है।